नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइकिट लर्न क्या होता है, साइकिट लर्न की विशेषताएँ कौन-कौन सी होती हैं और इनका यूज़ मशीन लर्निंग में कैसे-कैसे किया जाता है, इनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग देखेंगे साइकिट लर्न क्या है, साइकिट इतना पॉपुलर क्या है, साइकिट लर्न का नमपाई, साइपाई और मैटप्लॉट्लिब के साथ कैसे यूज़ किया जाता है और कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, अगर scikit-learn को इंस्टॉल करना हो, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? इस ये जो कोड लिखा है पिप इंस्टॉल scikit-learn इस कोड को लिख कर के हम लोग scikit-learn को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको scikit-learn को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है कि scikit-learn का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है? scikit-learn आप लोगों को पता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जिसका मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो अब देखते हैं डेटा प्रिपरेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के लिए scikit-learn का यूज़ कैसे किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है ये, मशीन लर्निंग में काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आता है लोडिंग डेटा सेट। तो scikit-learn के अंदर कुछ इनबिल्ट डेटा सेट होते हैं, जैसे आइरिस फ्लावर्स का डेटा सेट हो गया या बोस्टन हाउसिंग का डेटा सेट हो गया। आइरिस फ्लावर्स का जो डेटा डेटा सेट होता है, उसके अंदर 3 फूलों की प्रजातियाँ होती हैं और उन फूलों में कुछ फीचर दिए होते हैं, उन फीचर के आधार पर हमें फूलों को क्लासिफ़ाई करना होता है। तो ये बेसिकली क्लासिफ़िकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइरिस फ्लावर्स का डेटा सेट हमें दिया जाता है। बोस्टन हाउसिंग का जो डेटा सेट होता है, इस डेटा सेट का यूज़ करके हम लोग रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हमें घरों की कीमतों का प्रेडिक्शन करना हो दिए गए फीचर के आधार पर, तो हम लोग बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट का यूज़ करते हैं। फिलहाल ये एग्ज़ाम्पल है कि scikit-learn के पास कौन-कौन से इनबिल्ट डेटा सेट होते हैं। इन डेटा सेट का यूज़ हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? हमें बाहर से कुछ डेटा सेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से डेटा सेट इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कहीं और से डेटा सेट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इनबिल्ट जो डेटा सेट है scikit-learn के अंदर आइरिस फ्लावर्स का डेटा सेट है, बोस्टन हाउस का डेटा सेट है, अन्य भी डेटा सेट हैं जब हम scikit-learn वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएँगे, उनका यूज़ हम लोग करेंगे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है? तो देखिए आपने डेटा सेट को लोड कर लिया, ठीक है? पहला स्टेप क्या होता है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको डेटा सेट को लोड करना होता है, ठीक है? अब चूँकि डेटा सेट ऑलरेडी इनबिल्ट है scikit-learn में इसके लिए हमें इसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लोड करना ही पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए आइरिस है, बोस्टन है, बाहर से नहीं, अंदर से ही उसका एक लोड करने का फ़ंक्शन होता है, उसको हम लोग लिखते हैं और उसी फ़ंक्शन को लिखने से हम लोग डेटा सेट को लोड कर लेते हैं। इस कौन-कौन से फ़ंक्शन होते हैं, पाइथन में उनका यूज़ कैसे किया जाता है, इसको भी बताया जाएगा। तो पहला तो आपका डेटा सेट लोड हो गया। अब दूसरा आता है वही डेटा सेट लोड हो गया, अब चलो उसको स्प्लिट करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है? ये भी scikit-learn से ही इम्पोर्ट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है भाई कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अब अपने डेटा को स्प्लिट क्यों करें? डेटा तो हमारे पास पहले से ही है, उसको स्प्लिट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? अरे भाई, आपके पास जो डेटा सेट आता है, उसी डेटा सेट में से ना आपको 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए रखना पड़ता है, ठीक है? ट्रेनिंग वाला जो डेटा सेट होता है, उससे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और जो टेस्टिंग वाला डेटा सेट होता है, उससे अपने मॉडल को हम लोग वैलिडेट करते हैं, ठीक है? अब ये मॉडल किसी भी काम के लिए यूज़ किया जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए या फिर रिग्रेशन के लिए। जैसे आइरिस फ्लावर्स का डेटा सेट का जब यूज़ किया जाएगा, तो हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हमें क्लासिफिकेशन का टास्क करना होगा तो, ठीक है? दिए गए डेटा सेट्स या दिए गए फूलों में से कुछ फीचर के आधार पर ये बताना होगा कि मेरा फ्लावर किस सेक्स कौन-सा फ्लावर है, ठीक है? दिए गए फीचर के आधार पर ये बताना होगा कि कौन-सा फ्लावर है, 3 फ्लावरों में से कौन-सा फ्लावर है, ठीक है? आइरिस सेटोसा, आइरिस versicolor, आइरिस वर्जिनिका ये कुछ 3 फ्लावर होते हैं, उन्हीं में से हमें उसको डिसाइड करना होता है। ठीक है? अब ये आता है भाई 20% डेटा टेस्टिंग के लिए क्यों रखा गया? अब देखो सुपरवाइज़ लर्निंग की एक बात बताता हूँ। ये क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन ये सभी सुपरवाइज़ लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। सुपरवाइज़ लर्निंग में हमारे पास डेटा का इनपुट और आउटपुट सब पता होता है। ठीक है? मशीन लर्निंग का यूज़ होता क्यों है? का यूज़ मशीन लर्निंग के अंदर जो मॉडल होते हैं, उनको हम लोग डेटा से ट्रेन करते हैं पहले। मतलब मशीन को डेटा के थ्रू सिखाना, ठीक है? कि तुम्हें कौन-सा काम करना है, वो मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बड़ा वाला जो डेटा सेट था यानी 80% डेटा था, उससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और 20% डेटा से अपने मॉडल को वैलिडेट करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है? इसके अंदर भी कई सारे
एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंतर्गत, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। जैसे आपका नेव बायस एल्गोरिदम हो गया, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम हो गया, केएनएन एल्गोरिदम हो गया, ठीक है? रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम हो गया, काफ़ी सारे एल्गोरिदम हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन टास्क के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया, आपको पता लग गया कि scikit-learn के अंदर से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट किया जाता है और यूजिंग दिस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वी डिवाइड आवर डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट आता है फीचर स्केलिंग। अब आपने डेटा तो डाउनलोड भी कर लिया, डेटा को आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड भी कर लिया। अब डेटा को फीचराइज करना पड़ता है, यानी कि डेटा में से जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं उसको निकालना होता है, डेटा को स्केल्ड करना पड़ता है, डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका डेटा अगर एरर है डेटा में अगर, तो वो कहीं न कहीं आपकी ट्रेनिंग में समस्या पैदा करेगा, ठीक है? कहीं न कहीं उसका इवैल्यूएशन, कहीं न कहीं उसका परफॉर्मेंस उसका ज़रूर प्रभावित होगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें अपने डेटा को स्केल्ड करना पड़ता है। तो डेटा को स्केल्ड करने के लिए, नॉर्मलाइज़ करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर, इन दोनों फ़ंक्शन को भी हम लोग scikit-learn से ही इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? अब समझ लो कि आपके डेटा के पास कोई मिसिंग वैल्यू आ गई, तो उसको कैसे करोगे? सिंपल इम्प्यूटर का यूज़ करके मिसिंग वैल्यू को हैंडल करोगे। तो ये सभी की सभी जो रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? सभी की सभी जो रिसोर्सेज़ हैं, एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेंड करने के लिए, ये सभी मिल कहाँ से रहे हैं? ये सभी scikit-learn से मिल रहे हैं, यानी sklearn से मिल रहे हैं, ठीक है? इसीलिए sklearn हमारे मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हो जाती है, ठीक है? कैसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हो जाती है? आपने डेटा को लोड कर लिया कहाँ से? scikit-learn से। आपने डेटा को स्प्लिट कर लिया कहाँ से? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। आपने डेटा को स्केल्ड किया, उसका जो रिसोर्स था वो कहाँ से मिला? scikit-learn से। डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू तो उसको हैंडल कैसे किया? scikit-learn से, ठीक है? तो ये सभी के सभी टास्क कहाँ से हो रहे हैं? एक ही लाइब्रेरी से हो रहे हैं, वो भी scikit-learn से हो रहे हैं। इसलिए sklearn या scikit-learn काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है? अब आते हैं सुपरवाइज़ लर्निंग के अंतर्गत। सुपरवाइज़ लर्निंग क्या होती है? जैसा मैंने आपको बताया था, सुपरवाइज़ लर्निंग में हमारे पास डेटा का इनपुट और आउटपुट दोनों पता होता है, यानी फीचर एंड लेबल दोनों पता होते हैं हमें, ठीक है? और उसी डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है। अब देखिए, इसमें रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन 2 इसके सेक्शन किए गए हैं, ठीक है? रिग्रेशन में हम लोग कंटीन्यूअस वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए यस या नो, अप या डाउन, अ, या जैसे फूलों का क्लासिफिकेशन करना था, आइरिस फ्लावर्स का कौन से क्लास का होगा, तो उसके हम लोग क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया या फिर केएनएन हो गया, ठीक है? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इकलौता रिग्रेशन है जिसका यूज़ हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर क्लासिफिकेशन करना होता है, इसलिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सुपरवाइज़ड लर्निंग के मॉडल हैं, लीनियर रिग्रेशन, रिजिड रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला आता है, y = mx + c, एक लीनियर लाइन होती है, ठीक है? और उसी लाइन के आधार पर हम लोग आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं, ओके? रिजिड रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन क्यों यूज़ किया जाता है? ओवरफिटिंग की समस्या को कम करने के लिए, ठीक है? जब हम हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं, जब अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग की समस्या आ गई। ओवरफिटिंग क्या होता है? जब अपना मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफ़ॉर्म करता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है, ठीक है? जैसा कि अभी आपने देखा था कि हम अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किए थे यूजिंग scikit-learn, ओके? तो यहाँ पे हमारा डेटा सेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट। तो जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है, उसमें हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफ़ॉर्म करता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है। तो इसीलिए हमें डेटा को रेगुलराइज़ करना पड़ता है। डेटा को रेगुलराइज़ करने के लिए रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है। लासो को हम लोग L1 और रिज को हम लोग L2 रेगुलराइज़ेशन भी कहते हैं। ठीक है? और ये रिग्रेशन के एल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन हो गया, रिज रिग्रेशन हो गया, लासो रिग्रेशन हो गया, ये रिग्रेशन के एल्गोरिदम में। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसा मैंने बताया कि आपको जब क्लास प्रेडिक्ट करना हो, अप या डाउन, यस या नो, या फिर कोई ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसके एल्गोरिदम हो गए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड रैंडम फॉरेस्ट। ये सभी के सभी एल्गोरिदम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं,
इन सभी को मैंने अपनी मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में कंप्लीटली बताया हुआ है। सपोर्ट वेक्टर मशीन सपोर्ट वेक्टर के आधार पर काम करता है। इसमें हम लोग 2 क्लासेस के बीच में मार्जिन डिस्टेंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो 2 क्लासेस हैं वो आपस में एक-दूसरे से मिक्स ना हो और वो अच्छे से सेपरेट हो जाएँ, यानी अच्छे से वो लोग क्लासिफ़ाई हो जाएँ। इसलिए हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन लीनियर होता है, वहाँ पे हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज़ करते हैं। अब रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है? रैंडम फॉरेस्ट में दोस्तों ये इनसेम्बल टेक्निक कहलाती है। इनसेम्बल टेक्निक मतलब ग्रुप्स ऑफ प्रेडिक्टर का इसमें यूज़ करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ एस्टिमेटर्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो रैंडम फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स लेते हैं और उनको अपने डेटा का सब पार्ट कर करके इनको हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए देते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर भी बैगिंग और बूस्टिंग की 2 टेक्नीक आती हैं। बैगिंग क्या होता है, जिसमें वोटिंग के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है, और उसके बाद आती है आपकी बूस्टिंग। बूस्टिंग में क्या होता है, हम लोग पहले एक मॉडल को अपना डेटा देते हैं, फिर उसमें जो एरर आती है, केवल एरर वाले पार्ट को ही दूसरे दूसरे मॉडल को देते हैं, फिर उसमें जो एरर आती है, उस वाले पार्ट को ही तीसरे मॉडल को देते हैं। यानी कि हर एक अगला मॉडल पिछले मॉडल की गलतियों को सुधारता जाता है। तो वहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम का ये होता है। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का अंदर काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी गई है, इसीलिए इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है, ठीक है? इसमें डिसीजन ट्री एल्गोरिदम भी आता है। डिसीजन ट्री मतलब डिसीजन लेना, येस या नो, इस टाइप का जो हमें टास्क करना हो, तो हम लोग डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इन सब में हम लोग साइकिट-लर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है? साइकिट-लर्न का यूज़ करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा, हर जगह आपको डेटा को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, स्केल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? और हर जगह आपको अपने मॉडल की परफ़ॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। तो जो मैट्रिक्स होते हैं, वो जो मॉडल्स होते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करने के लिए, वो सभी साइकिट-लर्न से ही आते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग वहाँ पे साइकिट-लर्न का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब अनसुपरवाइज़ लर्निंग की बात करें, जिस तरीके से सुपरवाइज़ लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा था, यानी हमारे पास डेटा का इनपुट और आउटपुट दोनों पता था। उसी डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे थे, या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मॉडल हो या फिर रिग्रेशन से रिलेटेड मॉडल हो, उनको ट्रेन करने के लिए हम लोग सुपरवाइज़ लर्निंग के अंतर्गत हम लोग लेबल डेटा का यूज़ करते थे, ठीक है? अब उसका अपोज़िट था अनसुपरवाइज़ लर्निंग। अनसुपरवाइज़ लर्निंग में हम लोग अनलेबल डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब हमारे पास डेटा रहता है, लेकिन उसका कोई कोई उसका लेबल नहीं होता, उसका आउटपुट नहीं होता है। तो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में होता क्या है? अब आपके पास ढेर सारा डेटा मिल जाएगा घास-भूसा के जैसा, उस डेटा से आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा। क्लस्टर बनाने के बाद उसमें पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्लस्टरिंग के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग हो गया, डीबी स्कैन क्लस्टरिंग, इन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अब भैया आपके पास डेटा ढेर सारे आ गए, अब उस डेटा में से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है? तो उस क्या करेंगे आप? उसके लिए आपकी डेटा की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब जो फालतू डेटा है उनको काट-छाँट करना पड़ेगा, उसीलिए हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ये जो सभी एल्गोरिदम है, के मीन्स हो गया, डीबी स्कैन हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया, इसको मैंने पिछले वाले अपने मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ओके? अब इनका रियल वर्ल्ड में यूज़ कैसे करते हैं, इनको भी हम लोग किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से आपको करवा देंगे, ठीक है? अब मॉडल सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है? मॉडल सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, तो मैंने क्या कहा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये साइकिट-लर्न से ही हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन को भी साइकिट-लर्न से इम्पोर्ट किया जाता है, और कुछ मैट्रिक्स होते हैं, एक्यूरेसी हो गया, प्रिसिजन हो गया, रिकॉल हो गया, F1 स्कोर हो गया, इनको भी हम लोग साइकिट-लर्न से ही इम्पोर्ट करते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और आरओसी कर्व के लिए भी हम लोग साइकिट-लर्न से ही इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए साइकिट-लर्न या sklearn काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मशीन लर्निंग के अंदर। मॉडल ऑप्टिमाइज़ेशन की अगर बात करें, मान लीजिए आप क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के लिए अपने मॉडल को यूज़ कर रहे हैं और आपको मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपका मॉडल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस दे, कम समय में जल्दी से जल्दी ट्रेंड हो जाए, ठीक है? कम से कम एरर आए, तो वहाँ पे हमें मॉडल को ऑप्टिमाइज़ेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे देखिए हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो ग्रिड सर्च, क्रॉस वैलिडेशन या फिर रैंडमाइज़ सर्च, क्रॉस वैलिडेशन, इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ऑटोमेटिंग वर्कफ़्लो विथ पाइपलाइन्स,
ये भी हम लोग करते हैं। एंड टू एंड एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, उसको हम लोग करवाएँगे, देखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है। अब कुछ एडवांस टॉपिक की अगर बात करें, तो इनसेम्बल लर्निंग, जैसे मैंने बताया कि रैंडम फॉरेस्ट का भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। ये इनसेम्बल लर्निंग के अंदर कौन-कौन से आते हैं? बैगिंग, बूस्टिंग, ये सब इनका हम लोग यूज़ करते हैं और हर जगह आपको scikit-learn के लाइब्रेरी के scikit-learn के फंक्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फीचर सिलेक्शन के लिए भी आपको scikit-learn के फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ओके? तो अब मान लीजिए अगर एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट की बात करें, प्रेडिक्टिंग हाउसिंग हाउस प्राइस डेटा सेट की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बोस्टिंग हाउसिंग का डेटा सेट लेना पड़ेगा। किसी भी प्रोजेक्ट की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपको डेटा सेट लेना पड़ेगा। जैसे आइरिस फ्लावर्स का डेटा सेट हो गया, बोस्टन हाउसिंग का डेटा सेट हो गया, इनको आपको लोड करना पड़ेगा। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको डेटा सेट को लोड करना पड़ेगा। लोड एंड प्री प्रोसेस द डेटा सेट, ओके? उसके बाद अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, लीनियर रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करके। और ये आएँगे कहाँ से? ये सब आएँगे स्केलर्न से, ठीक है? स्केलर्न डॉट मॉडल से आएँगे ये लोग। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये सभी कहाँ से आएँगे? स्केलर्न से ही आएँगे, ठीक है? यानी scikit-learn से ये सभी की सभी चीज़ें आएँगी, ठीक है? इसलिए scikit-learn काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मशीन लर्निंग के अंतर्गत, क्योंकि हमारी सारी की सारी आवश्यकताएँ scikit-learn से ही पूरी हो रही हैं, scikit-learn लाइब्रेरी से ही हो रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है? सो हमें अगर अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? आपको अपने डेटा को प्री प्रोसेस करना होगा, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई एरर ना आने पाए। हमें क्रॉस वैलिडेशन करना पड़ेगा, हमें डेटा सेट को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? एंड अंडरस्टैंड योर डेटा बिफोर चूजिंग द एल्गोरिथम, ओके? पहले डेटा को समझना पड़ेगा कि इस डेटा से का यूज़ करके हम लोग कौन से एल्गोरिदम या कौन से मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हमने देखा scikit learn कैसे मशीन लर्निंग वर्कफ्लो को सिम्प्लीफाई करता है। इट ऑफर एक्सटेंसिव टूल फॉर डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। कौन-कौन से टूल होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है? वी हैव एक्सप्लोर्ड ईच डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंट हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, ओके? तो ये रहा दोस्तों scikit learn के बारे में एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके हैंड्स ऑन के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।